नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मेरी किताबें। पुस्तक 1% फॉर्मूला, जिसके लेखक हैं टॉम कॉनेलन। अध्याय 5, 30 दिन का फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी बदल देगा। केन 1% वाले समूह की अगली सदस्य से मिलने पहुंचा। उसने जब रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताया तो उसके मन में यह प्रलोभन आया कि वह रुक जाए और कहे, अचानक कोई मामला आ गया है, मुझे जाना होगा। लेकिन फिर उसने कोच जिम की चढ़ी त्योरियों के बारे में सोचा और चुपचाप वेटिंग रूम में बैठ गया। नाव यात्रा के बाद लगभग 1 महीना बीत गया था। केन इस प्रक्रिया से तभी से असंतुष्ट महसूस कर रहा था जब से उसे पता चला था कि किसी चीज में सचमुच बेहतरीन होने के लिए उसे कितने सारे घंटों के अभ्यास की जरूरत है। केन आभारी था कि बॉब ने उसे अपना समय दिया। उसे लगता था कि उन्होंने जो कहा था वह सब सच था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अप्रसन्नता थी। निश्चित रूप से कोच जिम ने कहा था कि रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन 10,000 घंटों की चुनौतियां, वह भी सिर्फ 1% बेहतर बनने के लिए है। अब तक परिवर्तन के उसके प्रयासों के परिणाम उतार चढ़ाव भरे रहे थे और एक बार फिर वह अपने समर्पण पर सवाल करने लगा। 1% वाले समूह की अगली सदस्य क्रिस थी। वे एक मनोवैज्ञानिक थी जो एक व्यस्त क्लिनिक चलाती थी। इस क्लिनिक का उद्देश्य लोगों की सीखने की क्षमता को अधिकतम करना था। एक तरह का मानसिक जिम, जैसा फुटबॉल कोच ने कहा था। केन को पक्का नहीं पता था कि वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उसने सोचा कि यह अपॉइंटमेंट वह अवसर हो सकता है जहां वह इस पूरी प्रक्रिया से औपचारिक रूप से बाहर निकल सकता है। आखिर ऐसा तो नहीं था कि उसने किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हों, उसने खुद से कहा। केन बहुत से लोगों को जानता था जो ठीक उसी जैसे थे और वे अच्छी तरह जीवन जी रहे थे। उन्हें परिवर्तन और सुधार की किसी बड़ी योजना पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। केन ने निर्णय लिया कि वह भी उनकी तरह ही रहने की कोशिश करेगा। वह परिस्थितियों को सर्वश्रेष्ठ समझेगा और अपनी नियामतें गिनेगा। हर साल वह नंबर्स के संकल्प बनाएगा ताकि अपने उन पहलुओं पर काम करे जिनमें उसे सुधार की जरूरत महसूस होती थी। उसने कोच जिम को यही योजना बताई थी जब आखिरकार अपने बेटे के फुटबॉल मैच में जिम से उसका आमना सामना हुआ। केन कोशिश कर रहा था कि मैच के बाद वह तेजी से अपने बेटे को कार तक ले जाए, जैसा कि वह कुछ सप्ताह से करता आ रहा था, लेकिन जिम इस बार नहीं चूकने वाले थे। केन के पार्किंग लॉट में पहुंचने से पहले ही जिम उसके करीब आ गए। जिम ने बताया कि उनके पास क्रिस का फोन आया था, जो इस बात पर हैरान हो रही थी कि केन ने अब तक फोन क्यों नहीं किया। तब केन का सामना फुटबॉल कोच की चढ़ी त्योरियों से हुआ। जिम ने केन को जमीनी नियमों के बारे में किया वायदा याद दिलाया। उन्होंने केन को 1% के फॉर्मूले के बारे में उसकी शुरुआती ऊर्जा और उत्साह की याद दिलाई। अंत में केन 1% वाले समूह की अगली सदस्य से मिलने को तैयार हो गया। उसने बॉब के साथ नाव यात्रा के बाद तुरंत नोट्स लिख लिए थे, लेकिन उन्हें देखा नहीं था। अब उसने सारी नसीहतों को व्यवस्थित करने के बारे में सोचा। उसने अपनी नोटबुक खोलकर देखा कि उसने क्या सीखा था, जिसमें उसने पॉइंट्स के रूप में लिखा था। इसमें नंबर 1 पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ सब में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 घंटों के सुविचारित अभ्यास की जरूरत होती है। नंबर 2, जो भी व्यक्ति सुविचारित अभ्यास में समय बिताता है उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। नंबर 3, दैनिक कामों को सुविचारित अभ्यास में इस तरह बदलें, वह आकलन करें
कि आप किसी कार्य को कितनी अच्छी तरह करते हैं और अगली बार कैसे बेहतर बना सकते हैं। बी, सृजनात्मक फीडबैक लें। सी, ऐसे लक्ष्य बनाएं जो चुनौतीपूर्ण हों और दूसरों की मदद से हासिल किए जा सकते हों। नंबर 4, अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से करें। नंबर 5, आगे की योजना बनाएं और लक्ष्य तय करें, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करें। केन को उम्मीद थी कि क्रिस इस बात पर निराश, यहाँ तक कि नाराज भी होंगी कि उसने उस प्रक्रिया पर सवाल किया जिसके प्रति वे खुद समर्पित थीं। उसे सुखद हैरानी हुई जब क्रिस ने उसे एक आरामदेह कुर्सी और एक कप चाय दी और दोस्ताना अंदाज में उसकी बातें सुनी। उन्होंने उसे बताया कि कोच जिम ने उन्हें मोटे तौर पर बता दिया था कि केन कैसा महसूस करता है और अब वे उसके खुद के शब्दों में सब कुछ सुनना चाहती थी। उन्होंने उसे अपने सामने बैठाया। वे तनाव मुक्त दिख रही थीं और उस पर पूरा ध्यान दे रही थीं। क्रिस, मैं देख सकता हूँ कि 1% का फॉर्मूला आपके और समूह के दूसरे लोगों के लिए कारगर रहा है, लेकिन मेरे पास अभ्यास करने के लिए हजारों घंटे हैं ही नहीं। उसने कहा, अगर मेरे पास 10,000 घंटे हों तो भी इसमें क्या तुक है अगर इससे मुझे केवल 1% का ही लाभ मिले। ऐसा लगता है यह ज़्यादातर मददगार रहेगा अगर आप सुधार की इस प्रक्रिया को कम समय के संदर्भ में देखें। उन्होंने शुरू किया, कार्लोस ने मुझे बताया है कि आप कभी कभार गोल्फ खेलते हैं, ठीक है? शायद महीने में एक बार, केन ने जवाब दिया। ठीक है, ब्रिटिश या यूएस ओपन या मास्टर्स जीतने लायक निपुण होने में आपको गोल्फ कोर्स पर कम से कम 10,000 घंटों के सुविचारित अभ्यास की जरूरत होगी। सहमत हैं इस बात से? हाँ, बॉब के साथ मुलाकात के बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और मैं देख सकता हूँ कि यह लगभग प्रमाणित हो चुका है, केन ने जवाब दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि इतने लंबे अभ्यास की संभावना ही हतोत्साहित कर देती है, कृष्ण ने कहा। लेकिन मान लेते हैं कि आप नियमित प्रशिक्षण लेने लगते हैं, खुद को सप्ताह में कम से कम एक बार गोल्फ का राउंड खेलने के प्रति समर्पित भी करते हैं और हर दिन बस 1 घंटे तक अपनी स्विंग का अभ्यास करते हैं, प्रशिक्षण वीडियो देखते हैं या प्रशिक्षण पुस्तकें पढ़ते हैं। मैं शर्त लगाती हूँ कि पहले सप्ताह के बाद आप अभी की तुलना में अपनी योग्यता में कम से कम 1% सुधार देखेंगे। हाँ, मैं सोचता हूँ कि यह सही लगता है। मैं समझता हूँ कि 1% सुधार कुछ नहीं से बेहतर है, लेकिन देखिए, अगर मुझे सिर्फ 1% सुधार ही मिल रहा है तो इसके लिए इतना सारा अभ्यास करने की क्या तुक है? केन, शायद आपको इसके एक ज्यादा लंबे लेंस से देखना चाहिए। आइए मान लेते हैं कि आप अपनी नई दिनचर्या को कायम रखते हैं और आप अगले 1 सप्ताह 1% और सुधार कर लेते हैं। वे ठहरी और केन को यह विचार जज्ब करने का समय दिया। फिर आगे बोली, वह दूसरे सप्ताह का 1% का सुधार आपकी योग्यता के मूल स्तर पर ही सुधार नहीं होगा। आप पहले ही 1% बेहतर बन गए थे, इसलिए अब आप अपने सुधार को भी सुधार रहे होंगे, है ना? आपका मतलब है कि मेरे बैंक अकाउंट में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह? क्रिस मुस्कुराई। हाँ, आप इसे इस तरह देख सकते हैं, जिस तरह आप अपने ब्याज पर ब्याज कमाकर अपनी बचत की शक्ति बढ़ा सकते हैं, उसी तरह सुधार में भी तेजी से बढ़ने वाला प्रभाव होता है। अपनी योग्यताओं के बैंक में सुविचारित अभ्यास की राशि जमा करते जाएंगे तो आपको लगातार बढ़ता सुधार दिखेगा। 3 या 6 महीने बाद आप शुरुआत की तुलना में सिर्फ 1% ही बेहतर नहीं होंगे, आप उससे बहुत आगे पहुंच गए होंगे। किसने कहा, अगर आप सुविचारित अभ्यास को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं तो इस चक्रवृद्धि सुधार का कोई अंत नहीं है केन। यह एक आकर्षक संभावना है, उसने जवाब दिया।
लेकिन मुझे अब भी पक्का नहीं है कि यह मनचाहे परिणाम पाने का सबसे आसान या सबसे तेज तरीका है। तो क्या आपके दिमाग में कोई दूसरी रणनीति है? हाँ, दरअसल मैं अपने नव वर्ष के संकल्प पहले ही लिख चुका हूँ, केन ने कहा और अपने नोटपैड में एक सूची खोल दी ताकि क्रिस उसे देख सकें। ये वे परिवर्तन हैं जो मैं 1 जनवरी से करने जा रहा हूँ। यह मेरे कैरियर, मेरे पारिवारिक जीवन, मेरी सेहत और मेरी फिटनेस को बेहतर बना देंगे। यह रणनीति मुझे तुरंत परिणाम देगी और फिर अगले साल मैं संकल्पों का दूसरा समूह बनाऊंगा, जब तक कि यह काम पूरा नहीं हो जाता। केन ने सोचा था कि मनोवैज्ञानिक उसकी योजना से प्रभावित होगी, लेकिन उन्होंने तटस्थ हाव भाव से उसे देखा। उनका सिर्फ एक तरफ को झुका था। केन, अच्छे इरादों के लिए मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ, वे बोली। यह बड़ी अच्छी बात है कि आप बेहतर इंसान बनने के लिए इतना ज़्यादा समर्पित हैं, अपने लिए, अपने परिवार, अपने मित्रों और सहकर्मियों के लिए। लेकिन इस नीति को चुनने से पहले क्या आप उस शोध के बारे में सुनना चाहेंगे जो नव वर्ष के संकल्पों की प्रभावकारिता के बारे में किया गया है? केन ने जवाब दिया, इससे सचमुच मदद मिलेगी, धन्यवाद। नव वर्ष के संकल्प शायद ही कभी काम करते हैं, उन्होंने कहा। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रिचर्ड वाइजमैन नामक वैज्ञानिक ने नव वर्ष का संकल्प लेने वाले लोगों पर शोध किया था। केन उन लोगों में से 88% अपने संकल्पों को कायम रखने में नाकाम रहे। इसका मतलब है कि अपनी सूची के संकल्प को कायम रखने की संभावना लगभग 10 में से 1 है। ओह, उसने कहा, अगर वह सटोरिया होता तो इतनी कम संभावना पर कभी दांव नहीं लगाता। इसका यह मतलब नहीं है कि बेहतर बनना असंभव है या मुझे बेहतर बनने की आपकी क्षमता पर संदेह है। क्रिस ने उसे आश्वस्त किया। इसका मतलब तो बस यह है कि नव वर्ष के संकल्प स्थायी सुधार करने के सबसे कम प्रभावी तरीकों में से एक है। बात सिर्फ यह नहीं है कि वे प्रभावी नहीं हैं, उन्होंने आगे कहा, वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हानिकारक भी हो सकते हैं। केन ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनने के लिए संकल्प जैसी सकारात्मक चीज हानिकारक कैसे हो सकती है? ज्यादातर लोग हर साल जिस तरह के संकल्प लेते हैं वे आम तौर पर इन श्रेणियों में आते हैं: वजन, फिटनेस, कैरियर, संबंध, पैसा। क्रिस ने जवाब दिया, मुश्किल यह है कि ये लक्ष्य अक्सर बहुत व्यापक होते हैं और इन सभी को एक साथ तथा एकदम हासिल करना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन संकल्प तय करते समय हम खुद से ठीक यही करने को कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आपकी सूची के संकल्पों का वर्णन इस तरह किया जा सकता है? केन ने एक बार फिर अपनी सूची देखी। उसे कहना पड़ा, हाँ। उसने उन बड़े परिवर्तनों का संकल्प लिया था जो उसके जीवन में आमूलचूल सुधार ले आएंगे, या कम से कम उसने यही सोचा था। वह बोला, आपके कहने का मतलब यह है कि नव वर्ष के संकल्पों का असफल होना लगभग तय होता है। हाँ केन, जब हम कोई लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो हमारे आत्मनियंत्रण का एहसास खो जाता है। मुझे यकीन है कि आपकी जान पहचान के कई लोग ये कहते होंगे कि 1 जनवरी के बाद वे कभी चॉकलेट नहीं खाएंगे या सिगरेट नहीं पिएंगे। वे 1 पाउंड वजन कम कर लेते हैं या 1 सप्ताह तक सिगरेट नहीं पीते हैं और फिर अचानक ऐसा होता है कि उनका वजन पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर वे दोगुनी तेजी से सिगरेट पीने लगते हैं। हमारे ज़्यादातर संकल्पों में हमारे आत्मसम्मान का कोई पहलू शामिल होता है, इसलिए यह भी कम हो जाता है। इस हताश और निराश बन सकते हैं, शायद नाउम्मीद भी।
मैं इसी नुकसान की बात कर रही हूँ। केन ने झुककर सामने की कॉफी टेबल से भड़कीले रंग की स्ट्रेस बॉल उठा ली। वह दोबारा बैठ गया और मनोवैज्ञानिक की कही बातों पर विचार करते समय उसे बार बार दबाने लगा। बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? उसने पूछा। शायद यह सब दिमाग में होता है, और जो लोग अपने संकल्प कायम रखने में नाकाम रहे, उनमें बस पर्याप्त अनुशासन नहीं था। यह भी तो हो सकता है कि उनमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं रही हो। यही बात है केन, यह अधिकतर दिमाग में होता है, और आपने एक प्रमुख कारण पर रोशनी डाली है जिस वजह से संकल्प आम तौर पर नाकाम होते हैं। इच्छा शक्ति की विश्वव्यापी कमी। जनवरी के पहले सप्ताह के अंत तक संकल्प लेने वाले केवल 75% लोग ही अपने संकल्पों पर टिके रहते हैं। इसका मतलब है कि 4 में से 1 में इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं होती कि वह अपने संकल्प पर 7 दिन भी टिक सके। जैसे जैसे सप्ताह गुजरते हैं, लोगों की इच्छा शक्ति जवाब देने लग जाती है। वास्तव में जो लोग केवल इच्छा शक्ति पर ही निर्भर होते हैं, वे स्थायी परिवर्तन करने में सबसे कम सफल होते हैं। लेकिन अगर मैं सचमुच इसका मन बना लूं, तो क्या होगा? मुट्ठी भर लोग अपने संकल्पों से चिपके रहते हैं, लेकिन उनकी सफलता का कारण शायद ही कभी यह होता है कि वे इस बारे में अपना मन बना लेते हैं। उन्होंने कहा और अपने पास वाले शेल्फ से इंसानी मस्तिष्क का एक मॉडल उठा लिया। उन्होंने इसे ऊपर उठाया, ऊपरी सामने वाले हिस्से की ओर इशारा किया और बोली, आपकी इच्छा शक्ति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा यहाँ रहता है, आपके माथे के ठीक पीछे। ये बहुत सारे काम करता है। ये आपको एकाग्र रखता है, आपकी अल्पकालीन स्मृति को संभालता है और जटिल समस्याओं को सुलझाता है। इससे अचानक किसी पुरानी आदत को बदलने की इच्छा शक्ति मांगना अक्सर इस पर कुछ ज्यादा ही बोझ लादने जैसा हो जाता है। ऐसा आंशिक तौर पर इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क के पुरस्कार और प्रेरणा तंत्र पर काम करने वाले मानसिक रसायन जो गहराई में होते हैं, अब उन्होंने नीचे की तरफ इशारा किया, आदत बनाने का बहुत अच्छा काम कर देते हैं। आप अचेतन रूप से चीजों को हर बार एक ही तरीके से करते हैं। आप जो भी करते हैं, हर उस चीज के बारे में चेतन निर्णय लेना बहुत थकाने वाला काम होगा। अगर यकीन ना हो तो जरा सोचकर देखें आप किस तरह से ब्रश करते हैं। केन ने अपने दिमाग में उन गतिविधियों को याद किया और उसे एहसास हुआ कि वह उसी जगह से शुरुआत करता है और हर बार वही क्रम दोहराता था। क्रिस ने मॉडल को वापस शेल्फ पर रख दिया। अब हम एक छोटा अभ्यास करते हैं, उन्होंने कहा। अपनी बाहें अपने ठीक सामने रखें और अपने हाथों को इकट्ठे जकड़ लें। आपकी उंगलियां आपस में गुथी होनी चाहिए। केन ने वही किया जो क्रिस ने कहा था। मैं देखती हूँ कि आपका एक अंगूठा ऊपर है, उन्होंने कहा। केन ने देखते हुए कहा, हाँ है। अब आप हाथ खोल दें और उन्हें इस तरह दोबारा बांधें ताकि दूसरा अंगूठा ऊपर रहे। जब उसने ऐसा कर दिया तो उन्होंने पूछा, यह कैसा महसूस होता है? अजीब, केन ने कहा। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि अपने हाथों को इकट्ठे लाने के एक तरीके को अपने आप ज्यादा पसंद करता हूँ। अब जब मैंने इसे अलग तरीके से कर दिया है तो ये असहज और अजीब महसूस होता है। आप अपने हाथ ढीले छोड़ सकते हैं, केन, क्रिस ने कहा। अब मैं चाहती हूँ कि आप उन समयों के बारे में सोचें जब आपने वह परिवर्तन करने की कोशिश की थी जो कार्लोस ने आपको 1 महीने तक करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जब आपने उसकी कोशिश की थी तब आपको कैसा महसूस हुआ था? दरअसल मुझे तब काफी कुछ वैसा ही महसूस हुआ था जैसा अभी महसूस हुआ था। चीजों को करने का नया तरीका मुझे स्वाभाविक नहीं लगा था।
उसने स्वीकार किया। मैंने हमेशा सोचा था कि अपने प्रति सच्चा रहना महत्वपूर्ण है, और जब मैंने काम करने का नया तरीका आजमाया तो मुझे लगा जैसे मैं कोई दूसरा इंसान बन गया हूँ। मैं असहज महसूस कर रहा था। यह अच्छी बात है केन, उन्होंने कहा। वह हैरान दिखने लगा। केन, मैं जानती हूँ कि हमारा मस्तिष्क किस तरह बना है। अगर किसी चीज को करने के नई तरीके से आप असहज महसूस नहीं करते तो मुझे आपकी मानसिक सेहत के बारे में चिंता होती। सवाल यह है कि क्या आप उस असहजता के बावजूद काम करते रहे? क्या आपने अब इसके बाद भी उस परिवर्तन को कम से कम 1 महीने तक कायम रखा? थोड़ी शर्मिंदगी से केन ने जवाब दिया, चूंकि इससे मैं और कुछ दूसरे लोग असहज महसूस करते थे, इसलिए मैं बीच में दिन छोड़ने लगा। मैंने जितने ज़्यादा दिन छोड़े, दोबारा शुरू करना उतना ही मुश्किल हो गया। यानी आप कमोबेश अपनी पुरानी आदत पर लौट आए। हाँ, शायद यह कहना जायज़ होगा। ज़्यादातर मामलों में चीज़ें वापस उनके पुराने स्तर पर स्वाभाविक रूप से स्थिर हो गई हैं। क्या यह कुछ हद तक आपके घर के तापमान जैसा था, जो थोड़ा इधर उधर तो हो सकता है, लेकिन हमेशा थर्मोस्टेट द्वारा तय बिंदु पर लौट आता है? कृष्ण ने पूछा। केन ने सिर हिलाया और कृष्ण ने आगे कहा, हम भी ऐसा ही करते हैं केन। हम में एक निश्चित तय बिंदु पर लौटने की आसान प्रवृत्ति होती है, जिसके हम आदी हो चुके हैं। एक ऐसा बिंदु जहां हम आरामदेह होते हैं। कई बार इससे लड़ने की कोशिश बेतुकी नजर आती है। केन ने कहा, शायद मेरे लिए सबसे समझदारी भरी बात यह होगी कि मैं उन सभी चीजों में बेहतर बनने की कोशिश छोड़ दूं, जिन्हें बदलना मुश्किल है। यदि मुझे किसी चीज का अभ्यास करने में घंटों बिताना ही है, तो शायद मुझे उसी जीवन के साथ खुश रहने का अभ्यास करना चाहिए जो मेरे पास इस वक्त है। क्या आपको इस बारे में यकीन है केन? कृष्ण ने पूछा। आप यहाँ नववर्ष के संकल्पों से लैस होकर आए थे। यह तथ्य मेरे लिए दरअसल एक महत्वपूर्ण संकेत था। शोध बताता है कि आप जितने कम खुश होते हैं, आपके नववर्ष के संकल्प तय करने की उतनी ही ज्यादा संभावना होती है। वे एक पल के लिए खामोश रहीं। उन्होंने केन को वह भाव याद करने का समय दिया जो उसने प्रक्रिया की ठीक शुरुआत में महसूस किया था। जब वह जागा था तो उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता था और उसे इसकी जरूरत थी। हम में चीजों को कुछ ज्यादा ही लंबे समय तक पकड़े रहने की प्रवृत्ति रहती है। कृष्ण ने आगे कहा, हमारी आत्म छवि के पुराने दकियानुसी संस्करण, पुरानी चोटें और द्वेष, सफल होने पर परिवर्तन करने की हमारी काबिलियत के बारे में सीमित करने वाले विश्वास। केन ने अपने जीवन के कई उदाहरणों के बारे में सोचा। फिर कृष्ण ने पूछा, क्या आपने देखा है जब कोई किसी शिशु को उसकी माँ की गोद से लेता है तो क्या होता है? ओ, मेरे दोनों बच्चे ऐसे दौर से गुजरे जब बेबी सीटर को थमाने पर वे रोने लगते थे। मेरा मतलब है, सचमुच रोने लगते थे। केन ने याद किया। क्या आप हैरान होंगे अगर मैं आपको बताऊं कि हम में से ज्यादातर लोग अब भी उस दहशतनाक शिशु प्रतिक्रिया को महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप सचमुच किसी बच्चे की तरह हाथ पैर न मारें और चीख पुकार न करें, लेकिन परिवर्तन होने पर मन में अक्सर यही होता है, भले ही वह परिवर्तन आप खुद कर रहे हों। लात मारने और रोने की यह प्रतिक्रिया शिशु के रूप में उपयोगी हो सकती है, लेकिन अब उसे छोड़ने का समय आ गया है, कृष्ण ने कहा। कई बार केन परिवर्तन के खिलाफ जूझा था, यहाँ तक कि सकारात्मक परिवर्तन के खिलाफ भी। उसने सोचा, अगर यह प्रतिरोध छूट जाए तो कितनी राहत की बात होगी। उसने पूछा, लेकिन अगर
इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है और हमारा मस्तिष्क इस तरह बना है ताकि हम अचेतन रूप से चीज़ों को हर बार एक ही तरीके से करें, तो क्या मैं सचमुच बदल सकता हूँ? क्रिस ने केन को संकेत दिया कि वह स्ट्रेस बॉल उनकी ओर उछाले। अच्छी खबर यह है कि आपके मस्तिष्क का आकार भी दोबारा बदल सकता है, ठीक इस स्ट्रेस बॉल की तरह। उन्होंने इसे दबाते हुए कहा, ऐसा न्यूरोलॉजिस्टिकी की वजह से होता है। आपका मस्तिष्क इस संदर्भ में प्लास्टिक यानी लचीला है कि आप इसे ढाल सकते हैं। क्रिस ने बॉल केन की ओर वापस उछाल दी। जब भी आप कोई नई चीज सीखते या करते हैं तो आपका मस्तिष्क नए संयोजन या कनेक्शन बना देता है। आप इसे जो नए काम देते हैं उनसे निपटने के लिए शारीरिक रूप से बदल जाता है। आप जिस तरह चीज़ों को करते हैं उसमें स्थायी परिवर्तन करने की कुंजी यह है कि आप उन नए संयोजनों को बढ़ावा देने का आदर्श तरीका जान लें। मैं आपसे रास्ता दिखाने की उम्मीद कर रहा हूँ, केन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आश्चर्यजनक रूप से आसान है, उन्होंने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा। एक आदत चुन लें, किसी चीज को करने का तरीका जिसे आप बदलना चाहते हो। छोटे और निश्चित परिवर्तन का लक्ष्य बनाएं। यदि आप बहुत बड़े या मुश्किल परिवर्तन का लक्ष्य बनाते हैं तो यह जोखिम रहता है कि आप अंत में नाकाम या हतोत्साहित हो जाएंगे, जैसा कि नब्बर्स के उन बड़े संकल्पों के साथ होता है जिनके बारे में हमने बात की थी। एक बार जब मैं अपना मनचाहा परिवर्तन चुन लूं, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? कार्य करने के उस तरीकों को 30 दिनों तक हर दिन अपनाएं। 30 दिनों के अंत में एक आदत बन जाएगा जो स्वचालित होगी। वाकई यह सही है केन? उसके बाद इसमें उतने ज़्यादा चेतन प्रयास की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद कोई दूसरा छोटा परिवर्तन करने की ओर बढ़ सकते हैं। 1 महीने तक हर दिन उसका अभ्यास कर सकते हैं, फिर अगले परिवर्तन की ओर बढ़ सकते हैं। हर साल आप अपने जीने और कार्य करने के कम से कम 12 पहलुओं को स्थायी रूप से बदल सकते हैं केन। जब तक आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहें, तब तक आप इस प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। 30 दिनों की यह जादुई संख्या कहाँ से आई? मैक्सवेल मॉल्ट्ज नाम के व्यक्ति ने, जो लेखक, महान चिंतक और प्लास्टिक सर्जन थे, इस बात पर गौर किया कि प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले रोगियों को भावनात्मक दृष्टि से इस परिवर्तन का आदी होने में औसतन 21 दिन लगते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि किसी नई चीज का आदी होने और नए संयोजन बनाने में मस्तिष्क को न्यूनतम 21 दिन का समय लगता है। इसीलिए किसी सकारात्मक आदत को डालने या किसी नकारात्मक आदत को छोड़ने के लिए कम से कम 21 दिनों के न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। मेरे अनुभव में 30 दिनों के संदर्भ में सोचना ज़्यादा मददगार है, क्योंकि इसे अपने कैलेंडर में फिट करना और इसकी निगरानी करना ज़्यादा आसान होता है। इससे आपको यह मौका मिलता है कि आप सिर्फ न्यूनतम 21 दिनों तक ही वह कार्य ना करें, बल्कि नए व्यवहार को कुछ दिन ज़्यादा करके अपने दैनिक जीवन में सचमुच मजबूत बना लें। पैट की शब्दावली में कहें तो आप बाहरी शक्ति डाल रहे हैं जो आपको आपकी निष्क्रियता से बाहर निकालती है और नई आदत पर केंद्रित रखती है, जब तक कि यह आपके कार्य करने का आदतन तरीका नहीं बन जाती। क्या आपने इसे लोगों के लिए कारगर होते देखा है? केन ने पूछा। मेरे क्लिनिक में आने वाले लोगों के लिए यह हमेशा कारगर होता है। मैंने इसे 1% समूह के सभी सदस्यों के लिए कारगर होते देखा है। वास्तव में मेरे पास एक परिवर्तन का बेहतरीन उदाहरण है जो मैंने हाल ही में किया है। कुछ समय पहले आपको मेरी डेस्क पर मनोविज्ञान के जर्नल्स का विशाल ढेर लगता है। वे न सिर्फ गंदे और अव्यवस्थित दिखते हैं, बल्कि उनमें शामिल नवीनतम शोध की जानकारी से भी वंचित भी। मैं 1 सप्ताह गुजर जाने देती थी,
फिर दूसरा सप्ताह और अचानक ढेर इतना बड़ा हो जाता था कि उसे कम करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मैंने एक नई आदत डालने के लिए खुद को 1 महीने का समय दिया। मैं आने वाली नई पत्रिकाओं को तुरंत पढ़ लेती थी, जबकि हर रात मैं पुराने ढेर में से एक पत्रिका उठाकर घर ले जाती थी। उसे पढ़ती थी, मनपसंद लेखों को निकालकर फाइल में लगा देती थी और इसके बाद पत्रिका को फेंक देती थी। शुक्रवार को मैं वीकेंड के हर दिन के लिए कुछ अतिरिक्त पत्रिकाएं ले जाती थी। 2 महीनों बाद ढेर गायब हो गया। अब लगभग 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वह ढेर दोबारा नजर नहीं आया। एक तरह से 1% के फॉर्मूले का यह हिस्सा वुडी एलन के महान उदाहरण की तरह है। जीवन का 90% हिस्सा तो बस कमर कसना है। आप बस अपना एक पैर दूसरे के सामने रखते हैं और बहुत जल्दी ही आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यह एक बार में टर्म पेपर के 1-2 पेज पर लिखने या पत्रिका के ढेर में से 1-2 पत्रिकाएं पढ़ने के बारे में है। यह लगातार उन चीज़ों को करने के बारे में है जिनके बारे में आप जानते हैं कि वे आपको कहाँ ले जाएंगे, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जो भी किसी भी चीज़ में सफल हुआ है उसने यही किया है। केन ने एक बार फिर अपने नववर्ष के संकल्पों की सूची उठाई। तो क्या आप यह कह रही हैं कि मैं इन बड़े संकल्पों को ज्यादा छोटे, ज्यादा आसानी से होने वाले परिवर्तनों में बांट लूं? फिर मैं 30 दिनों तक एक एक करके हर आदत से मुकाबला करूं, तभी मैं स्थायी सुधार कर पाऊंगा। बिल्कुल केन, अगर आप नववर्ष के संकल्प बनाने पर जोर ही देना चाहते हैं तो यह संकल्प लें कि आप जनवरी में अपने निजी या पेशेवर जीवन के किसी पहलू को कम से कम 1% सुधारेंगे। फिर इस काम में अपनी मदद के लिए योजनाएं बनाएं और जनवरी के हर दिन उसका अभ्यास करें। इससे आप उस आदत की एक मजबूत नींव डाल लेंगे और आप इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या उन पहले 30 दिनों को पार करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है? नई आदत को कायम रखने के लिए रास्ते में खुद को पुरस्कार अवश्य दें। अपने मित्रों का समर्थन पाने के लिए उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में बताएं। इस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सफल होते हैं तो यह कितना बेहतरीन होगा। इस बात पर ध्यान न दें कि अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा। अपनी नई आदत को लिख लें और अपनी प्रगति की डायरी रखें। अगर आपके पास 2 आदतें हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और वे दोनों करीबी रूप से जुड़ी हों, जैसे वजन कम करना और ज़्यादा व्यायाम करना, तो यह बेहतर हो सकता है कि आप उन दोनों को एक ही साथ लें। अन्यथा आपकी सफलता की संभावना तब रहती है जब आप एक समय में एक ही आदत को बदलते हैं। क्रिस ने केन को एक पल दिया ताकि वह इन सुझावों को अपनी नोटबुक में लिख ले। मिलते हैं अगली ऑडियो में। तब तक नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।